हेलो बच्चों, जेई एडवांस 2025 का पेपर हो चुका है और सॉल्यूशंस लेकर एलन आ गया है। बिल्कुल राइट टाइम पर करेक्ट सॉल्यूशन आपके सामने हम लोग शेयर करेंगे। फीडबैक ये है पेपर का कि पेपर में चॉइस ऑफ क्वेश्चन जो था ना, वो बहुत मैटर कर रहा था। अगर बच्चे ने जज कर लिया कि इस सवाल में मैं उलझ सकता हूँ और वो सवाल लीव करके अगर अगले सवाल पे मूव किया, तो यस पूरे पेपर में 2-3 सवाल को छोड़कर पूरे पेपर जो बाकी जो सवाल थे ना, वो करने लायक थे, वो हो जाते। PYQ से भी आइडिया लग जाता। लेकिन ठीक है, एग्जाम ओवर होने के बाद कहानी कुछ और होती है और एग्जाम में बच्चों का जो माइंडसेट होता है वो कहानी कुछ और होती है। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से, पेपर 2 के। यहां पे gx लिखा हुआ है, e की पावर x प्लस एक्स बराबर 0 x0 पर हो रहा है। x बराबर x0 पर ये इक्वेशन सैटिस्फाई हो रही है। तो इस अल्फा की वैल्यू पर ये लिमिट पूछी गई है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये सवाल थोड़ा टेढ़ा सवाल था। शुरुआत करते हैं तो क्या अपन सोच सकते हैं इसमें कि e की पावर x0 प्लस x0 बराबर 0 है। तो मतलब e की पावर x0 की वैल्यू माइनस x0 है। और क्या वेरिएशन डालें, 1 माइनस 1 बराबर x0 मल्टीप्लाइड बाई e पावर माइनस x0। तो ये सारी सिचुएशन आने के बाद gx की वैल्यू का आप लिखें यहां पर, gx बराबर कितना आ रहा है, 3x e पावर x प्लस 3x माइनस अल्फा e पावर x माइनस अल्फा x अपॉन 3 टाइम्स e पावर x प्लस 1। अब इसके बाद gx आपसे क्वेश्चन में पूछा है हर एक सवाल में कि अल्फा इक्वल टू 2 पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू x0 gx प्लस e पावर x0 अपॉन x माइनस x0 का मॉडुलस क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है कि 0/0 फॉर्म होनी चाहिए तभी ये पॉसिबल होगा। तो अपन मान रहे हैं कि ये 0/0 फॉर्म है। दूसरी वैल्यू अल्फा इक्वल टू 3 पर देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू x0 g ऑफ x प्लस e पावर x0 बाई x माइनस x0। तो अल्फा इक्वल टू 3 पर भी यही कहानी पूछी है। तो अगर अपन अल्फा इक्वल टू 2 के लिए चेक करते हैं, वैसे आपको एक फील आ रही होगी कि अल्फा इक्वल टू 3 पे चेक करने का मन कर रहा होगा। क्यों करना चाहिए, रीजन बता रहा हूं। अल्फा जब 3 पे रखेंगे तो 3 कॉमन आके कट जाएगा और प्लस एक्स और माइनस एक्स भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर थोड़ा सा फेवरेबल कैलकुलेशन लगती है, इसलिए 3 पर चेक करना जरूरी है। लेकिन ठीक है, एग्जाम में आप 3 पर चेक करते आपका आंसर जल्दी आता। फिलहाल मैं 2 पर आपको रख के दिखाता हूं। सो इफ अल्फा इक्वल टू 2 तो gx की वैल्यू आएगी 3x e पावर x प्लस x माइनस 2 e पावर x अपॉन 3 टाइम्स e पावर x प्लस 1। ऊपर e पावर x की दुनिया चल रही है तो अपन कुछ ऐसा मैनिपुलेट कर सकते हैं कि e पावर x प्लस 1 जो है वो हमें अलग से नजर आ जाए। e पावर x प्लस 1 अलग से नजर आ जाएगा तो चीजें थोड़ी सी कंफर्टेबल हो जाएगी। तो उस हिसाब से अगर अपन क्लेम करें यहां पर ये डिनोमिनेटर अलग से नजर आ जाए तो मैनिपुलेशन थोड़ी सही हो जाती है। सो 3x e पावर x प्लस 3x माइनस 2x माइनस 2 e पावर x अपॉन e पावर x प्लस 1 इंटू 3x। अब आप देखो ध्यान से कि gx की वैल्यू आ गई 3x e पावर x प्लस 1 माइनस ऑफ 2x प्लस e पावर x होल अपॉन 3 टाइम्स e पावर x प्लस 1। और gx की वैल्यू यहां पर नजर आएगी 3 से 3 कट गया, x माइनस 2/3 x प्लस e पावर x अपॉन e पावर x प्लस 1। लिमिट एक्सटेंडिंग टू x0 पर ऊपर वाला न्यूमरेटर क्या होगा, g ऑफ x0 की वैल्यू क्या होगी वो चेक करने के लिए g ऑफ x0 अपन अलग से कैलकुलेट करते हैं। यहां पर लिख देते हैं x0
और एक्स नॉट प्लस ई पावर एक्स नॉट 0 है, तो इट इज एक्स नॉट एट अल्फा इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये एक्स नॉट आ गया, तो मतलब एक्स नॉट की वैल्यू किसके बराबर है? माइनस ई पावर एक्स नॉट के। तो ई पावर एक्स नॉट को आप माइनस एक्स नॉट से रिप्लेस कर दो, तो न्यूमरेटर 0 आ गया। तो यस, इट इज 0/0 फॉर्म। तो अगर इस लिमिट को हम सॉल्व करेंगे, सो फॉर अल्फा इक्वल टू 2, लिमिट एक्सटेंडिंग टू एक्स नॉट gx प्लस ई पावर एक्स नॉट अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट का मॉडुलस इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू एक्स नॉट, gx की वैल्यू ये रख दीजिए और e की पावर एक्स नॉट की जगह माइनस एक्स नॉट रख दीजिए, x माइनस 2/3 x प्लस ई पावर एक्स अपॉन ई पावर एक्स प्लस 1 माइनस एक्स नॉट अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स नॉट को साथ में रखिए, माइनस 2/3 एक्स प्लस ई पावर एक्स अपॉन ई पावर एक्स प्लस 1, और ये x माइनस एक्स नॉट इसके डिनोमिनेटर में रख दीजिए और इसके डिनोमिनेटर में भी रख दीजिए। एक्सटेंडिंग टू एक्स नॉट पर ये तो पूरा 1 हो गया, सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू एक्स नॉट 1 माइनस 2/3 एक्स प्लस ई पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू 1 अपॉन ई पावर एक्स प्लस 1। एक्सटेंडिंग टू एक्स नॉट पर ये 0 हो रहा है, ये 0 है, ये 0 में कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे रहा, तो केवल इतने से पार्ट पर LH रूल लगाइए, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म है। तो यहाँ 0/0 फॉर्म में LH रूल लगाएंगे तो यहाँ क्या मिलेगा? 1 प्लस ई पावर एक्स और नीचे 1 आएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू एक्स नॉट 1 माइनस 2/3 1 प्लस ई पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट का डेरिवेटिव हो गया 1 इंटू 1 अपॉन ई पावर एक्स प्लस 1। लिमिट एक्सटेंडेड टू एक्स नॉट पर ये पूरा कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस 2/3 1/3 आ गया। तो एक्सटेंडिंग टू एक्स नॉट पर इसकी वैल्यू 1/3 आ गई। तो यहाँ अल्फा इक्वल टू 2 के लिए ये 1/3 आना चाहिए था, जो दोनों ही ऑप्शन में नहीं है। अब बचा है अल्फा इक्वल टू 3 के लिए कैलकुलेशन। तो अल्फा इक्वल टू 3 के लिए अगर अपन इसको फिर से एनालाइज करें, फॉर अल्फा इक्वल टू 3, gx की वैल्यू जो दे रखी है उसको समझते हैं। तो यहां आप समझ ही गए अल्फा इक्वल टू 3 के लिए क्या बनेगा gx इज इक्वल टू 3x ई पावर एक्स माइनस 3x माइनस 3 ई पावर एक्स माइनस 3x माइनस 3 ई पावर एक्स प्लस 3x और इधर माइनस 3x आएगा अपॉन 3 टाइम्स ई पावर एक्स प्लस 1। सो इट इज इक्वल टू x माइनस 1 ई पावर एक्स अपॉन ई पावर एक्स प्लस 1। अगर मैं हमें पूछा है अल्फा इक्वल टू 3 पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू एक्स नॉट gx प्लस ई पावर एक्स नॉट अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट पूछा है। तो यहां पर इस वाले में g ऑफ एक्स नॉट निकालने की कोशिश करें अल्फा इक्वल टू 3 पर, तो वो आएगा एक्स नॉट माइनस 1 ई पावर एक्स नॉट अपॉन ई पावर एक्स नॉट माइनस 1। एंड ई पावर एक्स नॉट की वैल्यू जो है वो माइनस एक्स नॉट के बराबर थी, गिवन थी क्वेश्चन में। तो वो वैल्यू यहाँ रखेंगे हम लोग, तो एक्स नॉट माइनस 1 इंटू ई पावर एक्स नॉट अपॉन माइनस एक्स नॉट प्लस 1। तो सॉल्व करने पर माइनस ई पावर एक्स नॉट आ गया, जो कि यहाँ पर 0 जनरेट कर रहा है, विच इज सेम एज एक्स नॉट। तो यस, जी ऑफ एक्स नॉट भी एक्स नॉट आ गया और ये 0/0 फॉर्म है। तो आप बोल सकते हो कि भाई ये आपका जी डैश एक्स ही है। तो एक आइडिया ये भी लगता है कि सर इतनी मेहनत करने की जगह अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट जी डैश एक्स निकाल दें इस क्वेश्चन में,
सो दिस लिमिट इज इक्वल टू जी डैश एक्स। तो इसका डेरिवेटिव लिख दोगे और उसमें जी डैश एक्स नॉट निकाल दोगे तो आंसर आ जाएगा। सो दिस इज एक्चुअली जी डैश एक्स नॉट। तो स्टूडेंट्स ने एग्जाम में जी डैश एक्स नॉट भी किया है, ये भी अच्छा तरीका है। नेक्स्ट, अगर हम इसी को मैनिपुलेट करें तो वो कैसे होगा वो देखो। तो जी एक्स बराबर डिनोमिनेटर ई पावर एक्स प्लस 1 को जनरेट करना है, तो एक्स ई पावर एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स। माइनस एक्स माइनस ई पावर एक्स अपॉन ई पावर एक्स प्लस 1 एंड इट इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स प्लस ई पावर एक्स अपॉन ई पावर एक्स प्लस 1। ये पूरा ऐसे जनरेट हो गया अपने सामने, ठीक है। सो जब हम लोग यहाँ पर जो रिक्वायर्ड लिमिट है एक्सटेंडिंग टू एक्स नॉट जी एक्स प्लस ई पावर एक्स नॉट अपॉन एक्स नॉट प्लस 1 डालेंगे, एक्स माइनस एक्स नॉट डालेंगे, सो दिस विल बी लिमिट एक्सटेंडिंग टू एक्स नॉट, इसको लिख देंगे x माइनस एक्स प्लस ई पावर एक्स अपॉन ई पावर एक्स प्लस 1 प्लस ई की पावर एक्स नॉट को माइनस एक्स नॉट लिख दो और वो माइनस एक्स नॉट यहां पर लिख दो आप अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट। तो ये पूरा अपने पास अलग से आ गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू एक्स नॉट, और यहां पर ये एक्स माइनस एक्स नॉट बाई एक्स माइनस एक्स नॉट 1 हो गया। और यहां पर ये वाला पार्ट अभी थोड़ी देर पहले अपन ने एलोपेटर लगाकर सॉल्व किया था, जिसकी वैल्यू 1 ही आ रही थी, तो 1 माइनस 1 0 हो गया। तो यहां से इसका सी ऑप्शन मैच हो जाता है इस सवाल का। तो ये अपना इस तरह से सॉल्व हो गया। बाकी एग्जाम में क्या क्विक अपना रिस्पॉन्स होता वो देखो कि ठीक है 3 जो है वो यहाँ पर साफ दिख रहा है। 3 अगर अल्फा होता तो उस पर थोड़ा कैलकुलेशन ईजी होती, तो वहां पर अपन 3 के लिए अप्रोच कर सकते थे पहले, है ना। तो 3 के लिए जब अप्रोच करते तो आप सीधे सीधे जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिख देते। जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये लिख देते आप एक्स माइनस 1 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 1 इंटू ई पावर एक्स। और अब फिर उसके बाद जी ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू आप कैलकुलेट करते सेम तरीके से, आपकी वैल्यू आ जाती माइनस ई की पावर एक्स नॉट। तो वहां से पता चलता कि यहाँ पर ये जी डैश एक्स नॉट है। तो आप कुछ मत करो, यहाँ पर जी डैश एक्स की वैल्यू निकालते, डिफ्रेंशिएट करते, यहाँ मिलता ई की पावर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस 1 इंटू यहाँ पर इसका डेरिवेटिव एक्स ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव ई पावर एक्स प्लस एक्स माइनस 1 इंटू ई की पावर एक्स माइनस एक्स माइनस 1 इंटू ई पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई पावर एक्स। तो ये जी डैश एक्स की वैल्यू आ गई। यहां पर जी डैश एक्स नॉट निकालना होता तो जी डैश एक्स नॉट के लिए जहां जहां ई पावर एक्स आ रहा है, ई पावर एक्स नॉट आएगा, वहां माइनस एक्स नॉट रखना है अपन को। तो यहां माइनस एक्स नॉट रख देते प्लस 1, ये पूरा कैंसिल हो गया। तो एक्स नॉट इंटू ई पावर एक्स नॉट आएगा माइनस एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट माइनस 1, यहां लिख देते हम माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर, नीचे आ गया माइनस एक्स नॉट प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप ऊपर थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखो, ये वाला पार्ट आपका बन रहा है माइनस ये एक्स नॉट क्यूब माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, और ये वाला पार्ट बन रहा है मेरे ख्याल से सेम ही बन रहा है, ये और ये दोनों सेम है। तो ये पूरा सॉल्व होकर 0 आ जाता है ना। तो इस तरह से जल्दी जज हो जाता। तो सवाल में यहाँ पर ये अपन को थोड़ा सा पेशेंस चाहिए था कि हाँ भाई थोड़ा ध्यान से सोचने के बाद ये पहला सवाल सॉल्व होता। थोड़ा हायर साइड पे अपन इसको बोल सकते हैं, लेकिन ठीक है, कई बार क्लिक करने वाली कहानी होती है कि ये हमारे सामने कैसे नजर आ रहा है। दूसरा सवाल, ये एरिया अंडर दी कर्व का सवाल है, थोड़ा सा आसान है। क्या करना था, y ग्रेटर देन 1/x, मतलब जो एक्स वाई इक्वल ग्रेटर देन 1 अपन समझे, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 एक्स इंटू वाई इक्वल टू 1 अपना हाइपरबोला होता है, ठीक है।
ये वाला हाइपरबोला 0 0 के लिए, इस वाले रीजन के लिए एक्स वाई लेस देन 1 आएगा, क्योंकि 0,0 इसको लेस देन 1 करेगा, तो ग्रेटर देन 1 में ये वाला रीजन है, और एक्स पॉजिटिव बोल दिया तो वाई भी पॉजिटिव हो गया, मतलब इस वाले रीजन की बात हो रही है। तो ये समझ में आ गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले रीजन की बात हो रही है, y बराबर 1/x रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एरिया चाहिए y इक्वल टू 1/x उस तरफ, इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी की तरफ। उसके बाद ये लाइंस दे रखी हैं, लाइंस के हिसाब से अपन को एरिया निकालना है। चलो करते हैं कैलकुलेशन। उसके लिए अपन को ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये y इक्वल टू 1/x, 5x माइनस 4y माइनस 1, स्लोप पॉजिटिव, y इंटरसेप्ट नेगेटिव, x इंटरसेप्ट पॉजिटिव। 5x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x प्लस 4y इक्वल टू 17। ग्राफ y इक्वल टू 1/x से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना बेटर होगा। आपको ये वाला एरिया चाहिए, आइडिया लग गया होगा, लेकिन देख लो 0,0 पर ये नेगेटिव दे रहा है और इस तरफ ये भी नेगेटिव दे रहा है ना, माइनस 17 इक्वल टू 0 है। उसके हिसाब से आप देख लो कि ये नेगेटिव दे रहा है दोनों केसेस में। आपको इसको तो पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव रीजन तो ये वाला हो गया, और इसको नेगेटिव करना है, मतलब ये वाला रीजन हो गया। तो बीच वाला एरिया चाहिए, ये एरिया अपन को चाहिए। अब ये एरिया निकालने का तरीका क्या हो सकता है वो देखते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। ये पॉइंट क्या आएगा देखते हैं, पता करते हैं। y इक्वल टू 1/x, इसमें y इक्वल टू 1/x रखो, 5x माइनस 4/x माइनस 1 दिख रहा है, x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, 1 रखने पर सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये 1 हो गया। पॉइंट आ गया 1, x इक्वल टू 1 रख दो y इक्वल टू 1/x में, 1,1, और इसमें 4x प्लस 4/x माइनस 17 कर दो। x इक्वल टू 4 रखने पर सेटिस्फाई हो रहा है, गेस करना पे ठीक रहता है, बाकी क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर सकते हैं। x इक्वल टू 4 रखते हैं तो सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये पॉइंट आपका आ गया 4, x इक्वल टू 4 रखा तो यहाँ 4 रखा तो 1/4 हो गया। और ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट करेगी, दोनों को ऐड कर दो, 9x इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू 2 आ गया, 2 रख दो यहाँ पर, तो 2 5 10 माइनस 1, 9/4, 9/4 हो गया। तो ये पूरा एरिया निकालने का एक बढ़िया तरीका ये है कि आप यहाँ पर ट्रेपेजियम्स बना लो, और ये पूरा ट्रेपेजियम प्लस ये पूरा ट्रेपेजियम माइनस ये y इक्वल टू 1/x का कर्वेचर करोगे, जल्दी आंसर आएगा। तो मैं पहले ये वाला ट्रेपेजियम निकाल रहा हूं, ये एरिया चाहिए, तो पहले ये ग्रीन वाला ट्रेपेजियम निकाल रहा हूं, फिर मैं ये रेड वाला पूरा ट्रेपेजियम निकाल दूंगा, और उसके बाद हम लोग ये व्हाइट वाला एरिया माइनस कर देंगे, तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा आंसर आ जाएगा। तो ग्रीन वाला एरिया क्या आएगा जरा देखते हैं, हाफ, रिक्वायर्ड एरिया आएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 1 प्लस 1/4, 1 प्लस 9/4 इंटू हाइट, हाइट इसकी आएगी ये 2 है तो 1, देन प्लस हाफ ये वाला ट्रेपेजियम सम ऑफ पैरेलल साइड 9/4 प्लस 1/4, 9/4 प्लस 1/4 इंटू हाइट इसकी 2 आ गई, ये 4 है, और माइनस एरिया ऑफ 1/x फ्रॉम इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 1/x dx। तो भैया ये पूरा अपना एक्सप्रेशन है जो हमें आंसर देगा। एंड यस, इसका आंसर अब निकालने में कुछ बचा नहीं, तो ये काफ़ी आसान सवाल रहा एरिया का। 13/8 यहाँ देख लेते हैं, 10/4, 10/8 इंटू 2 प्लस 20/8, और ये log x हो गया, log x में लिमिट लगेगी log 4 माइनस log 1, आंसर 33/8 माइनस log 4 आ गया, जो कि आपका बी ऑप्शन में होगा। तो यस, ये कंपैरेटिवली आसान सवाल रहा इस पेपर का। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं अपने पास क्या है।
थोड़ा ITF में खेला है और अच्छे से खेला है। कैसे इसमें इक्वेशन के सॉल्यूशंस पूछे हैं वो देखो। 6 tan थीटा अपॉन 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको थोड़ा अपन मैनेज करें। साइन स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ, आप एक काम करो, इसको अल्फा मान लो, साइन इनवर्स ऑफ, और ऊपर नीचे 9 से डिवाइड कर दो, तो 2 tan थीटा बाई 3 अपॉन 1 प्लस tan थीटा बाई 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो यहां पर आप रिकॉल करो साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बारे में, जहां पर आपको याद होगा कि x जब -1 से 1 के बीच में होगा तो ये 2 tan इनवर्स x होता है। x जब 1 से बड़ा होता है तो ये पाई माइनस 2 tan इनवर्स x होता है, और x जब 1 से छोटा होता है, -1 से छोटा होता है, तो ये माइनस टाइम्स पाई प्लस 2 tan इनवर्स x होता है। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करोगे, ये आपका एक्चुअली क्या है, अल्फा, और यहां पर x क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताएं। हमने x को लिखा है tan थीटा बाई 3 को लिखा है x। ठीक है, तो इसका मतलब tan थीटा अपना 3x है। अब देखते हैं अपन क्या कर सकते हैं इसमें, है ना। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि इसके हिसाब से ये जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो अपन रिफाइन कर सकते हैं। कैसे, साइन इनवर्स ऑफ, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं अल्फा की वैल्यू, साइन इनवर्स तो लिखा ही हुआ है, यहां पर रख दो पाई माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 3, और tan थीटा बाई 3 1 से बड़ा, मतलब ये कंडीशन आएगी tan थीटा 3 से बड़ा। 2 tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 3, मतलब tan थीटा -3 और 3 के बीच में, और माइनस टाइम्स पाई प्लस 2 tan इनवर्स tan थीटा बाई 3, तो tan थीटा -3 से छोटा। ठीक है, tan थीटा -3 से छोटा हो गया। अब इसके हिसाब से, इसके आधार पर हम लोग इस पूरी इक्वेशन में कैलकुलेशन करेंगे। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, इट वाज 2 tan थीटा, 2 tan थीटा माइनस हाफ ऑफ अल्फा, और अल्फा की 3 कंडीशंस में वैल्यू अपन को देखनी पड़ेगी। आप चाहे तो tan थीटा की वैल्यू 3x रख दें, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। सो वी हैव थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू 3x माइनस हाफ ऑफ अल्फा। तो अब अल्फा की वैल्यू अलग अलग केसेस में रखेंगे अपन, है ना। जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो, अगर x 1 से बड़ा हो तो थीटा बराबर, यहां पर मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं कि tan थीटा को हमने 3x रखा है कैलकुलेशन को थोड़ा सा समझने के लिए। तो tan इनवर्स ऑफ 6x माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू हमें डालना पड़ेगा। देखो x जब 1 से बड़ा हो तो पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, तो हाफ ऑफ पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, एंड दिस गिव्स अस थीटा बराबर, ये पाई बाय 2 माइनस का आएगा ना, तो इसको आप यहां लिख दो, थीटा प्लस पाई बाय 2 बराबर tan इनवर्स ऑफ 6x प्लस tan इनवर्स ऑफ x। ये सही लग रहा है। अब आप दोनों तरफ tan ले लो, जब दोनों तरफ tan लोगे तो यहां आएगा माइनस कॉट थीटा, और यहां आएगा 6x प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस 6x इंटू एक्स, और कॉट थीटा इज 1 बाई एक्स, क्योंकि 1 बाई 3x है ना, तो माइनस 1 बाई 3x बराबर 7x
अपॉन 1 माइनस 6x²। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 6x² माइनस 1 बराबर 21x²। सो इट इज लाइक 15x² इक्वल टू -1 विच इज नॉट अलाउड। मतलब यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो आपको ऐसी नजर आएगी, मतलब x की वैल्यू क्या है, x² कितना आएगा, ये 15 ही आएगा। 15/9 मतलब 5/3 हो गया। मतलब अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे रख भी दोगे ना तो यहाँ पर आपका आएगा 15 इंटू tan स्क्वायर थीटा बाई 9 इक्वल टू -1। मतलब tan स्क्वायर थीटा नेगेटिव आ गया तो वो अलाउड ही नहीं है, तो इस केस में कोई रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। अगर x -1 से 1 हुआ, अगर x -1 से 1 हुआ तो यहां पर जो वैल्यू आएगी इस जगह पर अल्फा की वैल्यू क्या डालेंगे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 6x माइनस हाफ ऑफ 2 tan इनवर्स x। और यहां पर दोनों तरफ tan लेंगे तो tan थीटा बराबर 6x माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 6x इंटू एक्स आ जाएगा। और tan थीटा को हमने 3x अज्यूम कर लिया था, सो इट इज 3x इक्वल टू 5x अपॉन 1 प्लस 6x²। तो यहाँ से x की एक वैल्यू 0 आ गई और x की जो दूसरी वैल्यू आएगी वो 3 प्लस 18x² बराबर 5 के हिसाब से x² की वैल्यू 1/9 आ गई, जो कि अपन को बताएगा कि tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू बाई 9 इक्वल टू 1/9 आ गया, तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आ गई। अब थीटा का इंटरवल कहां से कहां तक मैक्सिमम वेरी कर सकता है वो इस सवाल के नेचर पे डिपेंड करेगा। देखो यहां पर थीटा विल बिलोंग टू, tan इनवर्स का रेंज कहां से कहां तक होता है, -π/2 टू π/2 माइनस हाफ ऑफ साइन इनवर्स का रेंज होता है क्लोज ऑफ -π/2 से π/2 क्लोज। तो उसके हिसाब से थीटा विल बिलोंग टू -3π/4 टू 3π/4 ओपन, मैक्सिमम इस इंटरवल में बिलोंग करेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर हमारे पास tan स्क्वायर थीटा की दो वैल्यूज आ जाती है, थीटा बराबर -π/4 और π/4, और यहाँ पर थीटा बराबर 0 आ जाता है इस वाले से। तो कुल मिलाकर 3 सॉल्यूशन मिल रहे हैं इस केस में जब x जो है -1 से 1 के बीच में है। अब x जब -1 से छोटा हुआ उस केस में क्या कहानी होगी, यहां हम लिखेंगे इसको थीटा बराबर tan इनवर्स ऑफ 6x माइनस हाफ ऑफ, अब अल्फा की वैल्यू ये वाली रख देंगे, माइनस π+2 tan इनवर्स x, और उस हिसाब से ये पूरा बनेगा थीटा माइनस π/2 बराबर tan इनवर्स ऑफ 6x प्लस tan इनवर्स ऑफ x। दोनों तरफ tan लेंगे, अगेन ये माइनस कॉट थीटा बनेगा और ये 6x प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस 6x² बनता है। ये अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, ये यही कैलकुलेशन है। तो इसमें आप देख ही चुके हैं कि x² की वैल्यू नेगेटिव आती है जो कि अलाउड नहीं है, तो इससे हमें नो सॉल्यूशन मिलेगा। तो कुल मिलाकर 3 ही सॉल्यूशन मिल रहे हैं और वो 3 ये वाले होंगे, तो आंसर ये बन जाएगा। तो ये पूरा डिटेल सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन नंबर 3 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक्चुअली में क्या है। देखो S एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस है इन दोनों का, तो अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अल्फा कट जाता है क्योंकि अल्फा वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर अपन कहेंगे 4x माइनस 3y 12 है और 4x प्लस 3y बराबर 12 अल्फा है, दोनों को 12 अल्फा है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 16x² माइनस 9y² इक्वल टू 144 आ गया। तो S क्या है, फोकस है, तो S लोकस है इसका, तो S जो है वो आ गया x² अपॉन 9 माइनस y² बाई 16 इक्वल टू 1। अब S पर क्या बोला है, T विद टेंजेंट टू S, जो P, 0, 0, Q से पास हो रही है और जो इस लाइन के पैरेलल है। अब ये लाइन क्या है, 4x माइनस 3/√2y बराबर 0, इसकी स्लोप कितनी आ जाएगी 4√2/3, तो इसके पैरेलल है, तो इसके टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी, y बराबर mx प्लस माइनस √a² m² माइनस b²। अब क्वेश्चन में साफ बोल दिया
कि जो 0,q मतलब y इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव चाहिए। इसका मतलब हम टेंजेंट की इक्वेशन कंसीडर करेंगे, m की वैल्यू तो ये रख देंगे 4√2/3x और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और √9 इंटू 4√2/3 मतलब 32/3 का स्क्वायर दैट इज 9, 30 मतलब 4√2/3 का होल स्क्वायर 32/9 माइनस 16 सॉल्व होकर ये 16 का √4 आ गया। तो टेंजेंट की इक्वेशन आ गई y इक्वल टू √2 4/3x + 4। तो p जो है वो x इंटरसेप्ट है मतलब y को 0 रखो तो p आ गया -3/√2 और q x0 रखो वो आ गया 4। क्वेश्चन में p इंटू क्यू पूछा था तो pq का वैल्यू आ गया दोनों का मल्टीप्लीकेशन -12/√2 तो आंसर आ गया -6√2। तो -6√2 आंसर इसका एक ऑप्शन में था, वो ऑप्शन ए था और आंसर ये टिक होना था। क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप पहले। हाँ, मैट्रिक्स का सवाल है, क्या बोल रहा है ये देखो, I दिया हुआ है, P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, बोला है कि R कोई 2/2 मैट्रिक्स है जो QR बराबर RP के लिए वैलिड है, मतलब QR बराबर RP है, तो आपको ये सारे ऑप्शंस चेक करने। तो आप एक काम करो, R को अज्यूम कर लो ABCD। खास बात ये है क्वेश्चन में कुछ चीजें लिखी हुई है, सम नॉन जीरो रियल नंबर्स XYZ एंड R की एंट्री भी नॉन जीरो रियल नंबर्स है, मतलब ABCD भी नॉन जीरो है, ABCD भी नॉन जीरो है। ठीक है, तो अब क्या सोच रहे हैं, QR बराबर RP करते हैं। QR बराबर RP क्या मिलता है, Q है XYZ4 XYZ4, R है ABCD, R है ABCD और P है 2003। मल्टीप्लीकेशन करते हैं, AX + CY AX + CY BX + DY AZ + 4C BZ + 4D बराबर 2A 3B 2C और 3D। क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है ABCD XYZ सब नॉन जीरो नंबर्स हैं। पहली इक्वेशन से आपको मिल रहा है A टाइम्स x - 2 प्लस CY बराबर 0। दूसरी वाली से मिल रहा है, तीसरी वाली से मिल रहा है दूसरी वाली से क्या मिल रहा है जी, A टाइम्स Z + 2C बराबर 0। इधर मिल रहा है B टाइम्स x - 3 प्लस DY बराबर 0 और चौथी वाली से मिल रहा है BZ + D बराबर 0। क्वेश्चन में बोल दिया ABCD सब नॉन जीरो है, अगर ABCD नॉन जीरो होते हैं तो उस केस में इसका D जो है वो 0 होगा। ABCD की इक्वेशन के लिए जो D है वो अपना 0 होगा। आई थिंक ये बात थोड़ी हजम होने वाली बात है कि ABCD के लिए D 0 होगा, क्योंकि इसके अलावा इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे टू डायमेंशन में, मतलब A और C में इक्वेशन बन रही है, A और C को वेरिएबल लेके सोचो तो उसका D 0 आएगा इन्फाइनेट सॉल्यूशन के लिए। x - 2 y z और 2 ये 0 आएगा, दिस इज 2 नॉट z, कंफ्यूज मत होना। और इसको हमने लिखा 2x - 4 - yz बराबर 0। सेम कहानी B और D के लिए जो इक्वेशन बनेगी उसका D 0 आएगा, मतलब x - 3 D
डी नहीं, बी और डी तो वेरिएबल है ना, वाई जेड और डी के साथ क्या आ रहा चाहिए, 1 आ रहा है, बराबर 0। तो यहां पर मिल रहा है x माइनस 3 माइनस वाई जेड बराबर 0। ये एक इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो x की वैल्यू 1 आ जाती है। x की वैल्यू 1 आप यहां डालोगे तो वाई जेड की वैल्यू -2 आ जाती है। अब आप सोच रहे हो कि बाकी सिचुएशन कैसे बनेगी, वो ध्यान से देखो। वाई जेड की वैल्यू -2 आ जाती है, ठीक है, तो उसकी वजह से डी ऑप्शन तो गलत हो गया। अब बात आ रही है q माइनस 2i, q माइनस 6i, q माइनस 3i के डिटरमिनेंट को जनरेट करने की। तो q माइनस 2i अगर ध्यान से देखो तो वो यही है, लेकिन फिर भी अगर फील नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। q माइनस 2i आप लिखने की कोशिश करोगे तो वो आएगा x माइनस 2 y z 4 माइनस 2 विच इज 2, और ये आप निकाल चुके हो अभी थोड़ी देर पहले, वो यही है, तो ये 0 है। q माइनस 3i की बात करें वो आएगा x माइनस 3 y z 1, और ये आपका अभी थोड़ी देर पहले निकाला था वो 0 आ चुका है। तो इस वजह से अपना ये ऑप्शन q माइनस 3i ये रॉन्ग हो गया। अब बचा कौन सा, ये q माइनस 6i वाला, तो वो देख लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ q माइनस 6i बराबर x माइनस 6 y z 4 माइनस 6 इज -2 इक्वल टू, ये आपका बनेगा -2x प्लस 12 माइनस वाई जेड बराबर x की वैल्यू जो 1 है तो -2 प्लस 12, वाई जेड की वैल्यू -2 है तो ये सॉल्व होकर 12 आ रहा है। तो q माइनस 6i का डिटर्मिनेंट 12 आ रहा है, जो कि बी ऑप्शन है। ये सही हो गया, ये सही होगा, तो इसका आंसर ए और बी आ गए। तो ये सवाल कुछ ऐसा था मैट्रिक्स का। अब आगे बात करते हैं अपन। ये एक सवाल है जो बता रहा है कि थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल ज़्यादा था ये। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स की मिड पॉइंट कॉर्ड के साथ एरिया 4/3 दिया गया है, गिवन है। तो उन कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस जो है उसका नाम एस है। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, देखते हैं अपन कैसे करेंगे। ये पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, कोई कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट है h कॉमा के, और इस कॉर्ड की इक्वेशन आएगी t बराबर s1 से। सो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड PQ बोल दो। तो PQ कॉर्ड की इक्वेशन कैसे लिखोगे आप, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो इस इक्वेशन को, वाई स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, और इससे PQ कॉर्ड की इक्वेशन लिखते हैं। t बराबर s1 फॉर्मूला, t इज ky माइनस h प्लस एक्स बाई 2 इक्वल टू k स्क्वायर माइनस h। सिंप्लीफाई करते हैं, 2ky माइनस h माइनस एक्स बराबर 2k स्क्वायर माइनस 2h। सो PQ 2ky माइनस एक्स बराबर 2k स्क्वायर माइनस h। ये अपने सामने आ गई PQ कॉर्ड की इक्वेशन, जिसका मिड पॉइंट h, k है। h, k इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस कोड। नाउ इसका ये एरिया, इसके साथ एरिया जो है वो 4/3 है। अगर आप इस पॉइंट को x1, y1 मानते हो और इस पॉइंट को x2, y2 मानते हो, तो एरिया बाउंडेड अगर आपको निकालना है तो आपको ये एरिया कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा वो देखें, तो अपन स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल ले लेंगे और
required area, given area which is 4 by 3 is actually integral of left curve minus right curve from y1 to y2. तो x की वैल्यू आएगी यहां पर 2ky माइनस 2k स्क्वायर प्लस h और माइनस h माइनस x की वैल्यू यहां लिख देंगे अपन y स्क्वायर dy. सो दिस गिव्स 4 by 3. अब यहां पर एक बात समझ में आ रही है, ये y1 y2 क्या है? y1 y2 इस पैराबोला इस लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इसके लिए कुछ रिलेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब यहाँ वैल्यूज डालेंगे अपन तो y1 प्लस y2 y1 माइनस y2 वो देखना पड़ेगा. तो एक बात समझ में आ रही है कि इन दोनों से अपन बोल सकते हैं y1 प्लस y2 बाई 2 इज k. सो वी हैव y1 प्लस y2 इक्वल टू 2k. ठीक लग रहा है ये? तो दूसरा y1 प्लस y2 2k आ गया, और y1 इंटू y2 की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी y1 इसमें इक्वेशन की वजह से, है ना. तो y1 इंटू y2 की वैल्यू निकालने के लिए अपन को h से कुछ रिलेट करना पड़ेगा. साफ दिख रहा है ना. तो x1 प्लस x2 बाई 2 इज h. तो x1 प्लस x2 is equal to 2h. And what is x1 plus x2? It is y1 square plus y2 square equal to 2h. And this gives us the help of calculating y1 into y2 or y1 minus y2. तो y1 minus y2 is more beneficial, और y1 into y2 भी निकाल सकते हैं. कैसे? It is y1 plus y2 का whole square minus 2 y1 y2 equal to 2h. So guys, it is what? 2k square, that is 4k square minus 2y1 y2 equal to 2h. So y1 into y2 equal to 2k square minus h. तो ये ठीक मिल गया, 2k स्क्वायर माइनस h मिल गया. अपन को सारी सिचुएशन यहाँ पे समझ में आ गई, और y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर भी 2h आ गया. ठीक है, अब बेनिफिशियल हो गया पूरा सवाल. अब देखते हैं कैसे करना है. 2k y स्क्वायर बाई 2, तो k y स्क्वायर, तो k y स्क्वायर इंटीग्रेशन कर रहा हूं माइनस 2k स्क्वायर माइनस h इंटू y माइनस y क्यूब बाई 3. लिमिट लगानी है y1 से y2. 4 बाई 3 बराबर k y स्क्वायर, तो इट इज k y1 स्क्वायर माइनस, अब बड़ा कौन है यहाँ पर देखो, इस बात का ध्यान रखना. तो और ऊपर y2 भी है, तो y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, तो वो पॉजिटिव ही खुलेगा. अब y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर के लिए आपको y2 माइनस y1 की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी. तो y2 माइनस y1 कितना आएगा? y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस 4y1 y2. सीधी सी बात है. और y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? यहाँ पे लिखा हुआ है 4k स्क्वायर minus 4 2k square minus h. So guys, it is 4h minus 4k square. तो जरूरत पड़ने पर हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी. तो y1 स्क्वायर ऊपर y2 रखना है ना. हाँ, अपर लिमिट y2 है, y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर माइनस h इंटू y2 माइनस y1 माइनस 1 बाई 3 y2 क्यूब माइनस y1 क्यूब. 4 बाई 3. इस पूरे में से y2 माइनस y1 कॉमन आ रहा है बड़े आराम से. ठीक है, बराबर y2 माइनस y1 कॉमन आ गया. अंदर क्या बच रहा है? k इंटू y1 प्लस y2 जो हमें पता है माइनस 2k स्क्वायर माइनस h माइनस 1 बाई 3 y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y1 y2. सबकी वैल्यू पता है अपन को, वो भी किसकी टर्म में? h और k की टर्म में. तो पूरी इक्वेशन अपने सामने आ जाएगी. 4 बाई 3 बराबर, अब y2 माइनस y1, इसमें अंडर रूट आएगा यहां पर. ठीक है, सो इट इज
अंडर रूट ऑफ 4h माइनस 4k स्क्वायर, और y1 प्लस y2 2k है, तो 2k माइनस 2k स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस का h रह गया, प्लस का h माइनस 1/3, y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर अभी निकाला था 2h हो गया, और 2h y1 इंटू y2 2k स्क्वायर माइनस h, तो प्लस 2k स्क्वायर माइनस h। अब आप एक काम कर सकते हो आराम से, यहां पर 3 मल्टीप्लाई कर दो, 4 लिख दो, 2 बाहर ले लो, अंडर रूट ऑफ h माइनस k स्क्वायर लिख दो, यहां क्या बच रहा है 3h माइनस 2h प्लस h और माइनस 2k स्क्वायर। सो हाउ मच इट इज, 4 बराबर ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ h माइनस k स्क्वायर, एंड इट इज 4h माइनस 2h 2 कॉमन आ गया, h माइनस k स्क्वायर। तो आप आराम से बोल सकते हो कि 1 बराबर h माइनस k स्क्वायर आ गया, तो जो k स्क्वायर बराबर h माइनस 1 बन गया, तो y स्क्वायर बराबर x माइनस 1, ये वो कर्वेचर है जिसका नाम s है। पहला ऑप्शन है 4, √3 बिलोंग्स टू s, तो क्या x इक्वल टू 4, y इक्वल टू √3 रखने पर s सेटिस्फाई हो रहा है, x इक्वल टू 4 रखो, 4 माइनस 1 3, √3 का स्क्वायर 3, सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। 5, √2 बिलोंग टू s, x की वैल्यू 5 रखो, x की वैल्यू 5 रखने पर y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1 में y स्क्वायर की वैल्यू 4 आती है, y 2 आता है, तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये हट गया। ठीक है, अब एरिया ऑफ द रीजन आर क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू x और s के द्वारा बाउंडेड x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वो कैसे करेंगे, रीजन आर निकालते हैं। x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 में ये बाउंडेड एरिया पूछा है आपसे, और ये आपका x इक्वल टू 1 लाइन है, ये x इक्वल टू 4 है, वर्टिकल लाइन है, तो और ये कर्वेचर है y स्क्वायर बराबर x माइनस 1, ये है y स्क्वायर बराबर x, तो रीजन आर का एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रीजन r इज इक्वल टू 1 से 4 का इंटीग्रेशन, y इसका आएगा रूट ऑफ x माइनस रूट ऑफ x माइनस 1 dx। इसको सॉल्व करते हैं, x पावर 3/2 बाई 3/2 माइनस x माइनस 1 पावर 3/2 बाई 3/2, 1 से 4, 4 पावर 3/2 आ गया आपका 2 पावर 3 8, 1 पावर 3/2 1, 8 माइनस 1 7, 7 बाई 3/2 14/3, माइनस 1 रखने पर ये 0 आ जाएगा, 4 रखने पर आंसर आएगा, तो 4 पावर 3/2 4 माइनस 1 पावर 3/2 3 पावर 3/2, तो 3√3 अपॉन 3/2, सो इट इज इक्वल टू 14/3 माइनस 2√3। ये भी आपका एक ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाता है, इसका आंसर आ जाएगा AC। So that's about the first 6 question of this paper 2। बाकी next set of questions लेके आ रहे हैं हर्ष सर और कपिल सर, आप उसमें देखें और आप समझें कि पेपर 2 जो है, इनफैक्ट JEE एडवांस का जो पेपर है वो कैसे फ्रेम किया गया और आपको कैसे अपना माइंड स्टेबल रख के एग्जाम के समय ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना होता है पेपर सॉल्विंग का। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है P पॉइंट है, x1 y1 x2 y2 भी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन द एलिप्स, ये एलिप्स दिया हुआ है, y1 पॉजिटिव है और y2 भी पॉजिटिव है। लेट्स सी डिनोट द सर्कल, दिस इज द सर्कल, m be the point 3, 0।
सपोज द लाइन x बराबर x1 इंटरसेक्ट c एट r एंड द लाइन x बराबर x2 इंटरसेक्ट c, यानी दोनों ही c को इंटरसेक्ट कर रही है r और s पे। y कोऑर्डिनेट ऑफ r एंड s r पॉजिटिव, r और s का y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। एंगल दिया हुआ है ROM π/6, आगे फिर हमें बताना है। अगर हम बात करें यहाँ पे लेट्स सी, तो एलिप्स बनेगा एक और एक सर्कल बनेगा। तो दिस इज द एलिप्स एंड दिस इज द सर्कल। रीजन बीइंग, क्या रीजन है? क्योंकि ये पॉइंट आपका हो जाएगा 3,0 जो कि सर्कल की रेडियस भी है। अब हम बात करें यहाँ पे, तो कुछ बात बोली हुई है कि y1 और y2 पॉजिटिव है ना, y1 और y2 पॉजिटिव है। जो p और q आप लोगे एलिप्स के ऊपर, उसमें y1 और y2 पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छी बात है। आप कहीं पे भी ले लीजिए, सपोज करो p और q एलिप्स पे आपको लेने हैं तो आप कहीं पे भी ले लीजिए। मैं p यहाँ पे ले लेता हूँ, सपोज करो दिस इज p, और q मैं यहीं पे ले लेता हूँ कहीं पे, दिस इज q। ठीक है, सही बात है। तो ये p हो गया और ये q हो गया। ये पॉइंट आपका x1 y1 है और ये पॉइंट x2 y2 है, y आपका पॉजिटिव है दोनों का ही। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सी डिनोट द सर्कल, ये m बी द पॉइंट 3,0, m पॉइंट आपका 3,0 हो गया, दिस इज द पॉइंट m। लेट द लाइन x बराबर x1 इंटरसेक्ट c एट r। x बराबर x1 लाइन ऐसे आएगी, वो सर्कल को r पे इंटरसेक्ट करेगी, है ना, वो सर्कल को कहां पे इंटरसेक्ट करेगी? r पे, और ये लाइन है आपकी x बराबर x1। ऐसे सिमिलरली यहां पे एक लाइन आएगी x बराबर x2, इस तरीके से, दिस इज x बराबर x2, ये सर्कल को s पे इंटरसेक्ट करेगी, राइट? x बराबर x2 इंटरसेक्ट सर्कल एट s such that the y coordinate of r and s are positive। ठीक है, r और s के y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम हमें दिख भी रहा है r और s के y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। नेक्स्ट अगर बात करें, ROM एंगल π/6 है। ओके, ROM एंगल π/6 है। अगर मैं यहां से बात करूं, r ये आपका ओरिजिन होगा, ये एंगल π/6 दिया हुआ है, और ये एंगल आपको कितना दिया हुआ है? वो π/3 दिया हुआ है। ठीक है, मतलब वो इस तरफ होना चाहिए था। पॉइंट अपन सॉल्व कर रहे हैं इसलिए अपन ने ऐसा लिया, ठीक है ना। तो अगर करेक्ट करें इसको तो ठीक है, जरूरत नहीं है वैसे, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे अगली बात की, अगली बात क्या है कि ये π/3 हो गया और π/6 हो गया। तो मैं r पॉइंट की बात करूं तो r पॉइंट क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, ये रेडियस है 3, तो पॉइंट कितना हो जाएगा? 3 cos थीटा, 3 sin थीटा। सही बात है, 3 cos थीटा, 3 sin थीटा, यानी ये हो जाएगा आपका 3√3 डिवाइडेड बाई 2, और 3 sin थीटा, यानी ये पॉइंट हो जाएगा 3/2। आर पॉइंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली एस पॉइंट निकल जाएगा। अगर आप एस पॉइंट लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा, यानी वो 3/2 हो जाएगा, और आर साइन थीटा यानी 3√3/2 हो जाएगा, क्योंकि एंगल जो है वो आपका 60 डिग्री है। ये आर और एस पॉइंट आ गए, यानी आपको x1 का वैल्यू पता लग गया कि दैट इज 3√3/2। x1 विल बी इक्वल टू 3√3/2, और x2 भी आपको पता लग गया कि x2 का वैल्यू भी कितना आएगा? वो 3/2 आएगा, बिकॉज x बराबर x2। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो P और Q पॉइंट हम निकाल लेते, क्योंकि हमसे सवाल में इक्वेशन ऑफ PQ पूछा है। तो अगर मैं यहां पे देखूंगा कि मुझे पॉइंट कैलकुलेट करना है, कौन सा P और Q की बात कर रहे हैं, तो P पॉइंट कैसे निकलेगा? भाई P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो कितना आ गया? दैट इज 3√3/2, राइट एवरीवन। अब एलिप्स की इक्वेशन क्या है? एलिप्स की इक्वेशन है हमारे पास x²/9 प्लस y²/4 दैट इज इक्वल टू 1। ये पॉइंट यहां पुट कर देंगे तो 3√3/2 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा? 27/36 प्लस का y²/4 दैट इज इक्वल टू 1। ये हो गया 3/4, तो y²/4 इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4 दैट विल बी इक्वल टू 1/4। तो y का वैल्यू 1 आएगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव दिया हुआ है। तो ये पॉइंट आ जाएगा P पॉइंट 3√3/2, 1। सिमिलरली ऑन द सेम गो वी विल फाइंड द पॉइंट Q पॉइंट की बात करें तो Q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमें पता है, दैट इज 3/2। अगर इसी इक्वेशन में वापस से 3/2 पुट करेंगे तो 3/2 का स्क्वायर यानी 9/4, 9/4 मतलब ये 1/4 बचेगा, तो 1/4 प्लस y²/4 दैट इज इक्वल टू 1। तो y²/4 दैट इज इक्वल टू 3/4, तो y का वैल्यू यहां से हमें कितना मिल जाएगा? √3 के बराबर। सही बात है, हमने क्या किया? x का वैल्यू 3/2 पुट किया, तो 3/2 का स्क्वायर हो गया 9/4, 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो 1/4 प्लस y²/4 दैट इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 1/4 3/4, तो y का वैल्यू यहाँ से √3 आ गया। तो इस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है PQ लाइन की, तो दैट विल बी y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप, यानी √3 माइनस y अपॉन 3/2 माइनस 3√3/2 इंटू में x माइनस 3√3/2, राइट एवरीवन। यहां से अगर देखेंगे तो मैं 3/2 कॉमन निकालूंगा तो माइनस 2/3 बचेगा, यानी दिस विल बी y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 2/3 इंटू में x माइनस 3√3/2। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y माइनस 3 इज इक्वल टू
माइनस का 2x और ये हो जाएगा प्लस का व्हाट इट विल बिकम, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 3√3। तो आपको दिख रहा होगा यहां से आपको मिल जाएगा 2x प्लस 3y, दिस विल बी 2x प्लस का 3y एंड दैट विल बी इक्वल टू 3 उधर लेके जाएंगे कॉमन आ जाएगा √3 प्लस 1, यानी कौन सा ऑप्शन मैच कर गया देख लेते हैं एक बार। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1 प्लस √3, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। लेट्स मूव अहेड टू द, ये तो हो नहीं सकता बी ऑप्शन। n2 दिया हुआ है x2, 0, यहां से देखते हैं। n2 है आपका x2, 0। x2 की अगर मैं बात करूं आपके पास वो 3/2 है, यानी ये 3/2, 0 है, राइट एवरीवन। और बात करूं थ्राइस ऑफ n2q, यानी हमें ये चेक करना है थ्राइस ऑफ n2q यानी डिस्टेंस इनके बीच की, और ये ट्वाइस ऑफ n2s ये आपस में बराबर आएंगे क्या। तो n2q का मतलब क्या हुआ जरा देखते हैं। n2q, n2 कहां पे आएगा, यहां पे, दिस इज n2। और अगर मैं बात करूं, नहीं n2q, सॉरी n2q यहां पे नहीं आएगा, n2q कहां पे आएगा, मतलब n2 की अगर मैं बात करूं तो n2 कहां पे आएगा, n2 यहां पे आएगा, क्योंकि x2 की बात हो रही है तो n2 यहां पे आएगा, ठीक है, x2, 0, मतलब वो कहीं पे भी आएगा। एस में जनरल लेके सॉल्व कर रहा हूं, याद रखना इस बात को, हालांकि उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूं यहां पे n2q की बात की जाए अगर, तो n2q डिस्टेंस कितना होगा जरा देखिए। n2q का मतलब q का y कोऑर्डिनेट, अब q का y कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, दैट इज √3, यानी यहां पे हो जाएगा 3 इंटू में √3, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स। अगर n2s की बात करूं, n2s का मतलब हो गया n2 ये रहा आपका, और s यानी s का y कोऑर्डिनेट, s का y कोऑर्डिनेट कितना है 3√3/2, तो दिस इज 3√3/2, राइट एवरीवन। 2 से 2 कैंसिल हो गए, दोनों बराबर आ गए, यानी ये ऑप्शन भी सही है। इफ आई टॉक अबाउट डी ऑप्शन जहां पे n1 दिया हुआ है x1, 0, तो n1 मेरे पास आ जाएगा कितना 3√3/2, 0, बिकॉज इट इज x1, 0, x1 आपका 3√3/2 है। अब n1p यानी आपको चेक करना है 9 टाइम्स ऑफ n1p, ये वैल्यू कितना आता है, तो 9 टाइम्स ऑफ n1p का मतलब क्या हो गया, दिस इज योर n1 पॉइंट, यहां पे n1p का मतलब हो गया p का x कोऑर्डिनेट, p का y कोऑर्डिनेट, p का y कोऑर्डिनेट आएगा 1, यानी यहां पे ये वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी दिस विल बी इक्वल टू 9। अगर बात करें 4 टाइम्स ऑफ n1r, 4 टाइम्स ऑफ n1r का मतलब कितना हो गया, 4 टाइम्स ऑफ n1r का मतलब हो गया n1 और r के बीच का डिस्टेंस, तो n1 और r के बीच में r का y कोऑर्डिनेट दैट इज 3/2, r का y कोऑर्डिनेट कितना होगा 3/2, तो दिस विल बी 4 टाइम्स ऑफ 3/2, तो आप देख सकते हैं ये कितनी आ रही है वैल्यू 6, तो ये दोनों बराबर नहीं आ रहे। इसका मतलब करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का दैट विल बी इक्वल टू ए एंड सी ऑप्शन, राइट एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है, दैट इज फ्रॉम द हाउस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर बेस्ड है। आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, फंक्शन आर टू आर डिफाइंड है, fx दिया हुआ है 6x plus sin x upon 2x plus sin x, x not equal to 0. As you can see, function is continuous because when x is approaching towards 0, yani limit x tending to 0, if you calculate, so this will be like this, 6 plus sin x upon x divided by 2 plus sin x upon x, so this value will be approaching towards 7/3, तो continuous है function। यहाँ बोला x बराबर 0 पे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आएगा, लोकल मिनिमा आएगा, as you can see। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 पे तो वैल्यू 7/3 मिल रही है, ठीक है ना। अगर 0 पे बात करूं तो 0 पे वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है, यहां पे मिल रही है 7/3। अगर आप ऑब्जर्व करें तो fx कैसे लिखा हुआ है, fx को अगर मैं देखना चाहूं, fx को हम ऐसे लिख सकते हैं 4x प्लस का 2x प्लस का sin x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में इट इज 2x प्लस का sin x, तो इट विल बिकम 4x अपॉन 2x प्लस sin x प्लस का 1, और यू कैन राइट इट 4 अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स और प्लस का 1, ठीक है, 4 अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स और प्लस का 1। अगर आप एक चीज और ऑब्जर्व करें यहां पे, अगर आप एक चीज और ऑब्जर्व करें यहां पे इस जगह पे, तो या यहीं पे देख लीजिए, अगर मैं fx का ग्राफ बनाता हूं 0 के अलावा, इफ आई प्लॉट द ग्राफ ऑफ fx एक्सेप्ट 0, तो यहां पे मुझे क्या चीज दिखाई दे रही है कि ये एक इवन फंक्शन, इवन फंक्शन है। आप x की जगह माइनस एक्स पुट करके देखो, एज इट इज रहेगा। यानी अगर मैं ग्राफ के बिहेवियर की बात करूं तो जो मुझे RHS में ग्राफ मिलेगा उसी का इमेज मुझे LHS में मिलेगा, यानी मुझे केवल बिहेवियर राइट में चेक करना है, लेफ्ट में ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि 0 प्लस या 0 माइनस पे अगर हम बात करेंगे, तो अगर आप देखिए कि साइन एक्स अपॉन एक्स अगर मैं 0 पे बात करूं तो ये वैल्यू 1 है, 0 से बड़े पे अगर मैं जाऊंगा तो
आप ग्राफ से देख सकते हैं कि x बड़ा होगा sin x से, तो ये वैल्यू कम हो गई। यानी वैल्यू क्या होगी, आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, 0 के बाद में ये वैल्यू बढ़ना स्टार्ट होगी, 0 के बाद ये वैल्यू बढ़ना स्टार्ट होगी, क्योंकि जब 0 पे जाएगा तो ये sin x अपॉन x 0 के आसपास तो वही होगा, 7/3 मिलेगा इसका वैल्यू, है ना, 7/3 मिलेगा। बट जैसे 0 से बड़ा करोगे तो sin x और x में अगर कंपैरिजन करोगे तो x बड़ा होगा sin x से, x बड़ा होगा sin x से। यानी ये ओवरऑल वैल्यू अगर मैं बात करूं तो बढ़ेगी, बढ़ेगी इसका मतलब ये इस तरफ भी बढ़ेगी और इस तरफ भी बढ़ेगी। अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे तो 0 के आसपास अगर आप देखेंगे तो आपको मिनिमा मिल जाएगा, एंड दैट इज करेक्ट ऑप्शन 2। यहाँ पे ये 0 आपका मिनिमा हो जाएगा, लोकल मिनिमा। अब बात करते हैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की, जो भी दिया हुआ है यहाँ पे। एफ हमारे पास क्या था, लेट्स सी। एफ हमें दे रखा है, दिस इज 4x अपॉन कितना है 2x प्लस साइन एक्स प्लस का 1, 2x प्लस का साइन एक्स और प्लस का 1। अगर मैं एफ डैश एक्स निकालूं तो दिस विल बी 4 इंटू में दिस विल बी 2x प्लस साइन एक्स माइनस ये हो जाएगा 2 प्लस कॉस एक्स और इंटू में 4x डिवाइडेड बाय यहां पे हमें मिलेगा 2x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, राइट। तो अगर एफ डैश एक्स को ऑब्जर्व करोगे तो ये हो जाएगा 8x और यहाँ पे 8x कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 4 साइन एक्स और माइनस का 4x कॉस एक्स, तो 4 कॉमन आ गया, तो आपके पास क्या बचा, केवल साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू, अगर मैं cos x कॉमन निकालूं तो 4 टाइम्स ऑफ cos x, दिस विल बी 10x माइनस का x अपॉन 2x प्लस का sin x का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको 0 पुट करता हूं, जैसे 10x बराबर x, अगर मैं पॉइंट्स पे ऑब्जर्व करना चाहूं f डैश x का साइन, तो अगर ग्राफ बनाया 10x और x का, तो 10x और x का ग्राफ कैसे बनेगा, देखें एक बार। 10x और x के अगर मैं ग्राफ की बात करूं, ठीक है, अगर हम ग्राफ की बात करें 10x और x की, तो कैसे ग्राफ बनेगा, देखिए इस तरह से चलेगा ग्राफ। ये पॉइंट आपका 0 आ गया, ये पॉइंट आपका π/2 आया, ठीक है। अगर मैं यहां से बात करूं ये इस तरीके से, ये आपका पाई आ गया, दिस विल बी इक्वल टू 3π/2। और फर्दर अगर हम बात करें यहां पे, तो ये पॉइंट आपका 2π आ गया, एंड दिस विल बी इक्वल टू 5π/2। लेट्स मूव अहेड। यहां पे अगर बात करें तो ये आपका 3π आ जाएगा और ये 3π प्लस π/2 यानी 7π/2 आ जाएगा, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है ना। हम इसी में ऑब्जर्व कर लेते हैं बिहेवियर। 3π हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे 4π आ जाएगा, 4π प्लस π/2 दैट विल बी 9π/2, ये ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। दिस इज 10x। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ y बराबर x की, तो इस तरह से ये चलता जाएगा, ठीक है। दिस इज y बराबर x। तो हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, लेट्स ऑब्जर्व। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 0 पे तो दोनों 0 ही हो रहे हैं। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, जैसे पाई से छोटे पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे इस वाले में साइन कैसा मिल रहा होगा 0 से पाई में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे साइन कैसा मिल रहा होगा, देखिएगा आप। 0 से अगर पाई तक की हम बात करें तो ये भी नेगेटिव है, और 10x और x में x बड़ा होगा तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव, यानी इस इंटरवल में जो साइन चल रहा होगा पॉजिटिव चल रहा होगा। पर जैसे ही मैं पाई से 3π/2 की बात करूंगा, पाई से 3π/2 के बीच में क्या होगा, पाई से 3π/2 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, यानी ये नेगेटिव है, ठीक है। पाई से 3π/2 में थर्ड क्वाड्रेंट यानी ये नेगेटिव है, और पाई से 3π/2 में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो क्या बिहेवियर दिख रहा है आपको कि 10x बड़ा है x से, तो पॉजिटिव से साइन जो चेंज हो रहा है वो नेगेटिव पे जा रहा है, यानी ये नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2π से 5π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 10x बड़ा होगा x से, है ना, 10x बड़ा होगा x से, आप समझ रहे, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन मुझे मिल जाएगा। तो आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे साइन स्कीम ऑब्जर्व करेंगे, भाई 0 पे तो आपको मिनिमम मिल गया। अगर हम बात करें यहाँ पे इस इंटरवल में, किस इंटरवल में, पाई से लेके 3π/2 वाले इंटरवल में बात करेंगे, तो मुझे यहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है, सही बात है। और अगर मैं आगे और बात करूं तो मुझे यहाँ पे फिर मिनिमम मिल रहा है, क्योंकि साइन नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, यहाँ मुझे मिनिमम मिल रहा है। फिर अगर मैं बात करूं ऑल्टरनेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव होगा, मतलब आप समझ सकते हैं कि पॉजिटिव है यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव, मैक्सिमम मिनिमम अल्टरनेट हम लोगों को मिलते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से चलता जाएगा। अगर इंटरवल्स की बात करें तो सबसे पहले एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ 4π तक पहुंच गए हम लोग, तो यहाँ पे मिनिमा है और यहाँ पे मैक्सिमा,
तो ऑब्जर्व करो, अगर एक ऑप्शन आप देखोगे यहां पे तो उसमें लिखा हुआ है कि 2 पाई से 4 पाई में लोकल मिनिमा जो है वो 1 आएगा। तो अगर मैं 2 पाई से लेके एक पॉइंट यहां पे आ रहा है, 4 पाई तक 2 पॉइंट आ रहे हैं यहां पे, तो एक मिनिमा अकर करेगा, जो कि कर भी रहा है क्योंकि दूसरा वाला पॉइंट आपका मैक्सिमा है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम ऑफ एफ इन द इंटरवल, यहां पे कितने इंटरवल बन रहे हैं यार? जैसे पाई से 2 पाई में एक पॉइंट मिल रहा है, आप देखिए डायग्राम से, पाई से 2 पाई में एक पॉइंट मिल रहा है, 2 पाई से 3 पाई में एक पॉइंट मिल रहा है, 3 पाई से 4 पाई में एक पॉइंट मिल रहा है। तो टोटल यहां पे कितने इंटरवल्स अगर आप काउंट करेंगे तो 5 इंटरवल हैं। अगर टोटल यहां पे 5 इंटरवल हैं और अल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा आपको देखने को मिल रहा है, यानी यहां पे मैक्सिमा है, फिर मिनिमा है, फिर मैक्सिमा है, फिर मिनिमा आएगा और फिर मैक्सिमा आएगा, हो गए 5 कवर। सही बात है। 4 पाई से फिर 5 पाई, 5 पाई से 6 पाई, तो टोटल मिला के नंबर ऑफ मैक्सिमा वाले पॉइंट कितने आएंगे? 3। भाई 0 पे आपको मिनिमा मिल गया, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मिनिमा, मैक्सिमा, ठीक है ना? तो 5 पॉइंट आपको मिल रहे हैं, उसमें से 3 पॉइंट पे आपको मैक्सिमम मिल रहा है, ये वाला पॉइंट भी सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी इक्वल टू B, C, T। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल इज फ्रॉम द हाउस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आसान सवाल था। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो ये ऐसा दिखाई देगा। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने पे क्या दिखाई देगा यहाँ पे? दिस विल बी y बाय एक्स एंड इट इक्वल टू 1 प्लस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर। व्हाट वी विल डू, हम y को vx पुट कर दें तो dy बाय dx कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाय dx। अगर हम यहां पे पुट करेंगे dy बाय dx का वैल्यू, जो कि हमें मिल रहा है v प्लस एक्स dv बाय dx प्लस y बाय एक्स की जगह v एंड दैट इज इक्वल टू 1 प्लस v स्क्वायर। तो x dv बाय dx का वैल्यू मिल जाएगा v प्लस v, ये हो जाएगा 2v, उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो v स्क्वायर माइनस का 2v प्लस का 1, यानी x dv बाय dx दैट विल बी इक्वल टू v माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो dv अपॉन v माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू dx अपॉन x। इंटीग्रेट करेंगे, दिस विल बी माइनस 1 अपॉन v माइनस 1 एंड दैट विल बी इक्वल टू ln x और प्लस का c। v की जगह y बाय x पुट कर दे तो दिस विल बी माइनस x अपॉन y माइनस x एंड दैट इज इक्वल टू ln x प्लस का c। कुछ कंडीशन दे रखिए, आई थिंक y ऑफ 1 दैट विल बी इक्वल टू 0। y ऑफ 1 मतलब x की जगह 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 0 आएगा। हाँ, y ऑफ 1 0 मतलब x की जगह 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 0 आएगा। तो यहां से c का वैल्यू कितना आ गया? c का वैल्यू यहां से 1 आ गया। तो दिस विल बी x अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू, c की जगह 1 पुट करें तो ln e लिख सकता हूं, दिस इज ln ऑफ xe। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू ln ऑफ xe, यानी x इज इक्वल टू x ln xe माइनस y ln xe। यहां से अगर आप देखेंगे तो y ln xe दैट विल बी इक्वल टू x टाइम्स ln xe माइनस 1। सही बात है, चेक कर लीजिए आप जो भी लिखा हुआ है यहां पे, ठीक है ना? अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो यहां से देखेंगे तो y कितना आ गया, अगर डिवाइड करूंगा तो x, ठीक है, माइनस x अपॉन ln xe, इस टाइप से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसका कैलकुलेट करना है? y ऑफ e का होल स्क्वायर डिवाइड बाय y e स्क्वायर, यानी ट्वाइस ऑफ y ऑफ e का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y ऑफ e स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है। अगर हम बात करें y ऑफ e का, मतलब दैट विल बी इक्वल टू e माइनस e अपॉन e स्क्वायर दैट इज 2 एंड ये e बाई 2 आ जाएगा। y ऑफ e स्क्वायर की अगर बात की जाएगी तो दैट विल बी इक्वल टू e स्क्वायर माइनस e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा यहाँ पे एंड दैट विल बी इक्वल टू 2e स्क्वायर बाय 3। अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ट्वाइस ऑफ y ऑफ e आ जाएगा आपके पास e बाई 2 एंड उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y ऑफ e स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर बाय 3। तो आपको देखने को मिलेगा 3/4 एंड दैट इज इक्वल टू 0.75। इस सवाल का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा 0.75 के बराबर। ठीक है, दिस इज फ्रॉम द हाउस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट्स मूव हेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है? लेट a0 a1 a23 बी रियल नंबर सच दैट, ये दिया हुआ है आपको, मतलब एक तरह से क्या लिखा हुआ है, अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो ये 1 प्लस 2x बाई 5 और 23 एंड दैट विल बी इक्वल टू a0 x0 प्लस a1 x1 x की पावर 1। ठीक है,
इस तरह से चलता जाएगा। मतलब ये सब क्या है, अगर आप देखेंगे तो बाइनोमियल कोफिशिएंट है, लास्ट में आ जाएगा a23 और x की पावर 23 फॉर एवरी रियल नंबर x let AR be the largest among the numbers AJ for I J is equal to 0 to 23 then the value of R। मतलब क्या पूछ रहा है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट हम, तो यू कैन यूज दैट फॉर्मूला R is less than equal to n+1 upon 1 plus mod of x by a। सही बात है। अगर आप देखेंगे तो R is less than equal to n+1 n23 plus 1 upon 1 plus पहले वाला लिखते हैं पहले, that is 1 divided by 2x by 5 for x is equal to 1। तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2/5। तो r is less than equal to 24 कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय दिस विल बी 1 plus 5/2 यानी r is less than equal to ये आ जाएगा 48/7। 48/7 मतलब r is less than 6 point something आ गया, यानी हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 6 point something दैट विल बी इक्वल टू 6। तो वही वैल्यू आपका आंसर होगा, क्योंकि इसने r की वैल्यू पूछी थी। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी इक्वल टू 6। राइट एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द हाउस ऑफ प्रोबेबिलिटी। A factory has a total of 3 manufacturing unit M1, M2, M3 which produces bulb independent of each other. The units M1, M2, M3 produces bulb in the proportion 2:2:1। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं प्रोबेबिलिटी M1 की बात करूं तो वो 2/5 हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ M2 की बात करूं तो वो भी 2/5 हो जाएगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ M3 की बात करें तो वो 1/5 हो जाएगी। राइट एवरीवन। चलो, it is known that 20% of the bulb produced in the factory are defective। 20% of the bulbs are defective। तो probability of defective कितनी हो जाएगी, 20/100 that is 1/5। ठीक है। It is known that all of the bulb produced by M1 15% are defective। है ना, मतलब आप इसका मतलब समझ रहे हो, 15% are defective, परसेंट आर डिफेक्टिव, इसका मतलब वो डिफेक्टिव है एंड दैट इज फ्रॉम M1। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 15/100। 15/100 का मतलब कितना हो गया, मतलब लिख लेते हैं 15/100, दिस इज 15/100। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन 2। अब देखेंगे अपन, इट इज नोन दैट ऑल द बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय M1 15% ऑफ डिफेक्टिव। सपोज दैट इफ अ रैंडमली चूजन बल्ब प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय M2 इज 2/5। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहां पे अगर वो डिफेक्टिव है और अगर तुम देखो तो इट वाज प्रोड्यूस्ड, ये क्या हो जाएगा, इसको अपन कुछ बोल दें, इसको अपन बोल देते सपोज करो D2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ D/M3 को अपन बोल देते हैं यहाँ पे D3 के बराबर। तो अगर फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ D और बराबर सिग्मा प्रोबेबिलिटी ऑफ Mi इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D/Mi। राइट एवरीवन। तो यहाँ पे ये कितना दिया हुआ है, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी दैट इज 1/5, और यहाँ पे ये हो जाएगा 2/5 इंटू 15/100, 2/5 इंटू में 15/100 प्लस अगला देखेंगे तो वो भी 2/5 इंटू D2, दिस विल बी 2/5 इंटू में D2, और अगला वाला कितना हो जाएगा 1/5 इंटू में D3। अगर तुम देखोगे तो 1/5 दैट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यानी 6/100 प्लस का 2/5 D2 और प्लस का 1/5 D3, 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो 20 बराबर 6 प्लस 40 टाइम्स ऑफ D2 प्लस का 20 टाइम्स ऑफ D3। तो यहां पे 14 बचेगा, 2 से डिवाइड कर दो तो 20 टाइम्स ऑफ D2 प्लस का 10 टाइम्स ऑफ D1 दैट विल बी इक्वल टू 7। लेट अस सपोज दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट अगर बात करें, एक बात बोली गई यहां पे, द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय M2 इज 2/5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2/5 ऑफ D2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/5 एंड दैट विल बी इक्वल टू 2/5। सही बात है ना, 2/5 इंटू D2 है ना, 2/5 इंटू D2 और डिवाइड बाय 1/5 इज इक्वल टू 2/5। तो यहां से देखेंगे ट्वाइस ऑफ D2 दैट विल बी इक्वल टू 2/5। तो D2 यहां से कितना आ गया, दैट इज 1/5। अब D2 1/5 आ गया, यहां पर हमें क्या निकालना है देख लेते हैं। If a bulb is chosen randomly from the bulbs produced by M3, then the probability that it is defective, यानी M3 की डिफेक्टिव वाली प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करना है एंड D3 कैलकुलेट करना है आपको। तो वेल एंड गुड, D2 1/5 आ रहा है, तो D2 1/5 आ रहा है ना, तो 20 इंटू में 1/5 प्लस का 10 टाइम्स ऑफ D1 दैट विल बी इक्वल टू 7
तो 10 टाइम्स ऑफ d1 दैट विल बी इक्वल टू 3, दैट इज 4 टाइम्स, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो d1 का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, 3/10 दैट विल बी इक्वल टू 0.3010। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.30। सो हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 से अपन स्टार्ट करते हैं पेपर 2 का। तो कंसीडर द वेक्टर x, वेक्टर y और वेक्टर z बच्चों दे रखे हैं, एंड 4 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर अल्फा एंड बीटा, राइट। कैपिटल x वेक्टर, कैपिटल y वेक्टर और कैपिटल z वेक्टर जो है वो सेम प्लेन में लाई करने चाहिए। सो उसके बाद हमें वैल्यू निकालनी थी अल्फा प्लस बीटा -3, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों इसका बॉक्स हम कैलकुलेट कर देखते हैं। स्मॉल x वेक्टर, स्मॉल y वेक्टर एंड स्मॉल z वेक्टर, दिस इज इक्वल्स टू, इसका बॉक्स निकालेंगे तो ये इसका डिटरमिनेंट हमें सोल्व करना पड़ेगा। 1 ये आ जाएगा 2, ये 3, दिस इज 2 3 1 और ये आ जाएगा 3 1 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया तो ये आ रहा है 6 - 1 माइनस ऑफ 2, 4 - 3 प्लस 3 एंड दिस इज गोइंग टू बी 2 - 9, राइट। तो ये आ जाएगा 5 - 2 माइनस ऑफ 21। तो क्लियरली -18 जो है यहाँ पे इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू आ रही है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब कैपिटल x, कैपिटल y और कैपिटल z वेक्टर जो है ये सेम प्लेन में होने चाहिए। तो इसका बॉक्स हम निकालेंगे तो क्लियरली वी नो दैट कैपिटल x वेक्टर, कैपिटल y वेक्टर एंड कैपिटल z वेक्टर की जो वैल्यू है हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ एक्स वाई जेड में यहाँ पे आएगा अल्फा बीटा एंड ये होगा -1। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा ध्यान रखना था क्योंकि जल्दबाजी में बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, क्या जो y वेक्टर यहाँ पे अल्फा लिख देते हैं। तो हमें देखो x के कोफिशिएंट देखना, यहाँ पे हो जाएगा ये -1 और y का जो है वेक्टर y का कोफिशिएंट यहाँ पे अल्फा है और z का यहाँ पे बीटा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें देखने में सही करना पड़ेगा। ये आ जाएगा बीटा, y का यहाँ पे कोफिशिएंट बच्चों -1 था और z का यहाँ पे अल्फा, और साथ में जो आता है वो आता है बॉक्स ऑफ स्मॉल x y एंड z वेक्टर, ठीक है। ये यहां पे 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका बॉक्स जो है वो 0 होना चाहिए कोप्लेनर वेक्टर के। एंड वी नो दैट अभी अभी हमने निकाला है कि ये तो -18 है, इसका मतलब ये तो नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसका मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को यहां पे क्या होना पड़ेगा बच्चों, 0 होना पड़ेगा। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को अपन यहां पे 0 कर रहे हैं, अल्फा बीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू -1। ये आ जाएगा -1 अल्फा एंड बीटा और इसकी जो वैल्यू है बीटा -1 अल्फा, इसको यहां पे क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, ये आ जाएगा माइनस ऑफ बीटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अल्फा माइनस ऑफ बीटा स्क्वायर, ये आ जाएगा -1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसके बाद सिंपल सी एक कैलकुलेशन है, ये आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस ऑफ अल्फा इंटू बीटा प्लस ऑफ बीटा क्यूब, ये आ जाएगा -1 प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो यहाँ से जो इक्वेशन है वो ध्यान से देखें क्योंकि इसके बाद भी थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना था। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब -1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा आ रहा है, ठीक है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये कब आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी, जहां पे ए की वैल्यू अल्फा है, बी की वैल्यू बच्चों यहाँ पे बीटा है, सी की वैल्यू यहाँ पे -1 है। तो ये कब होता है, तो हमें पता है इससे 2 कंडीशन है, या तो सब बराबर हो, सो अल्फा यहाँ पे 2 कंडीशन है, अल्फा इंटू इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू -1 हो, या फिर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 हो। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस सी -1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर दे रखा था कि जो 4 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर ऑफ अल्फा बीटा की हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब पहली वाली कंडीशन को हमें क्या करना का पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, इसकी जो वैल्यू आ रही है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 आ रही है, और क्वेश्चन में पूछा था अल्फा प्लस बीटा -3 कितना है। सो अल्फा प्लस बीटा -3 आंसर है, -2 इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर था बच्चों -2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर से देख सकते हैं, फॉर अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z आर्ग्यूमेंट z डिनोट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ये इंफॉर्मेशन दी है। और प्रिंसिपल का मतलब यहां पे समझा रखा है कि आर्ग्यूमेंट z जो है वो -π से क्लोज पाई हो सकता है। एंड लेट ओमेगा बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जिसका आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा जो है वो बच्चों 0 से पाई दे रखा है। देखो बहुत ही छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को अपन को पिक करते जाना है और फिर क्वेश्चन को यहाँ पे सही से सॉल्व करना पड़ेगा।
सो यहाँ पे लेट ऑफ एल्फा इज इक्वल्स टू, ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 अल्फा डिवाइड बाय पाई। देखो सबसे पहले ध्यान से देखो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1, यहां पे ये दे रखा है, ठीक है। तो हमें पता है सर ओमेगा की जो है 3 वैल्यू आती है। यहां पे देखो, अगर यहां पे ओमेगा होगा कि 1 की पावर 1/3, लेकिन हमें ओमेगा कौन सा चूज करना है, जिसका आर्ग्यूमेंट बच्चों 0 से पाई के बीच में हो, ठीक है। तो इसको हमें पता है कि सर ये कितना आता है, -1/2 प्लस √3 आयोटा डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इसका जो आर्ग्यूमेंट आएगा बच्चों, क्लियरली वी कैन सी दैट हमारा 0 से पाई के बीच में इसका आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। अब देखो इसको अपन को यहां पे क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस एक्सप्रेशन को यहां पे मैं डिकोड कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट, इसी के अंदर अपन इसको बच्चों ओपन कर रहे हैं, तो 1 से चालू करना है, माइनस ओमेगा, फिर 2, फिर 3, तो इस तरह से एक जीपी यहां पे बन रही है। क्लियरली वी कैन सी दैट माइनस ऑफ ओमेगा की पावर 2025, राइट। तो जीपी का अपन को बच्चों क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। सो अल्फा इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ, फर्स्ट टर्म यहां पे माइनस ओमेगा, आर की पावर, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स 2025, आर की पावर n-1 डिवाइड बाय r -1, राइट। यहां पे ये हमने सॉल्व किया, तो अल्फा इज इक्वल्स टू हमारे पास आ रहा है आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस माइनस, ये तो हो जाएगा, और माइनस ओमेगा की पावर 20, ये 3 का मल्टीपल है। ये भी हम देख पा रहे हैं बच्चों की -1, ये तो कितना हो गया, ओमेगा क्यूब हो जाएगा 1, तो ये बच्चों हो जाएगा 2 हो गया, राइट। ओमेगा क्यूब जो हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया है, तो ये हमारे पास आ गया 2, और नीचे यहां पे दे रखा है माइनस ऑफ ओमेगा -1, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू आ रही है, आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 ओमेगा डिवाइड बाय माइनस ओमेगा -1 कितना होता है, वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो ये तो माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ गया, राइट। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस। अब यहां से मैं ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, तो क्लियरली ओमेगा क्यूब हो गया 1, 2 ओमेगा स्क्वायर आ गया, तो अल्फा इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ हमें 2 ओमेगा स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अब देखो ओमेगा हमारे पास ये है, तो ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, इसका नेगेटिव, ओमेगा जब स्क्वायर करते हो तो क्या आता है, -1/2 माइनस √3 आयोटा बाई 2। देखो एक्स भी यहाँ पे नेगेटिव है, वाई भी बच्चों नेगेटिव है, तो जो इसका आर्ग्यूमेंट जाएगा, क्लियरली वैकेंसी होता है थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, जो कि -पाई प्लस थीटा होता है, और हमें 2 ओमेगा का निकालना है। तो 2 से 2 ओमेगा स्क्वायर कितना आया, कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे पास आया -1 माइनस ऑफ √3 आयोटा, तो क्लियरली वी नो दैट ये आता है माइनस प्लस थीटा, और थीटा हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव tan इनवर्स b बाय हम निकालते हैं, तो ये प्लस का π/3, तो हमारे पास यहाँ आ रहा है -2 π/3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 अल्फा डिवाइड बाय पाई की वैल्यू हमें निकालनी थी, इज कमिंग आउट टू बी -2, ठीक है। तो 3 अल्फा डिवाइड बाय पाई जो है -2 इसका आंसर हो जाए, ठीक है। तो -2 बच्चों इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अपन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, लेट R डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और फंक्शन R टू R में डिफाइन है, और G फंक्शन जो है वो R से यहाँ पे ओपन 0,4 में डिफाइन है, और fx हमें दे रखा है, gx भी दे रखा है, एंड कंपोजिट फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कि f ऑफ g इनवर्स x को हम किस तरह से, इस तरह से लिख सकते हैं, जहां पे g इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन g, राइट। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस कंपोजिट फंक्शन एट x = 2। तो बच्चों सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करेंगे कि इनवर्स फंक्शन इसका निकाल देता है। सो y इज इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाय 1 प्लस e की पावर 2x, x को यहाँ पे मैं y से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाय 1 प्लस e की पावर -2y, एंड इट इज इक्वल्स टू 1 प्लस e की पावर -2y इज इक्वल्स टू 4/x आ जाएगा। सो e पावर -2y कितना आया, 4/x - 1, दैट इज इक्वल्स टू 4 - x डिवाइड बाय x, राइट। अब दोनों इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मैं y निकालूंगा तो g इनवर्स x निकलेगा, तो दोनों साइड में क्या लेता हूं, log ले रहा हूं, जिसका बेस e है, तो -2y इज इक्वल्स टू ln ऑफ 4 - x डिवाइड बाय x। सो y इज इक्वल्स टू -1/2, और -1 में पावर में ले गया, तो ये आ जाएगा 1/2 ln x डिवाइड बाय x माइनस 4 - x आ जाएगा। ये हमारा g ऑफ इनवर्स है, जिसको मैं hx बोल रहा हूं, ठीक है। तो हमारे पास hx की जो वैल्यू आई बच्चों वो कितनी आई है, hx इज इक्वल्स टू
1/2 ln ऑफ x डिवाइड बाय 4 माइनस एक्स, ठीक है, जो कि जी इनवर्स एक्स है। और एफ एक्स जो है वो कितना है यहाँ पे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, राइट। और हमें जो वैल्यू बच्चों निकालनी थी वो निकालनी थी एफ ऑफ एच एक्स, क्योंकि जी इनवर्स एक्स को मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया है, एच एक्स बोल दिया। इसका डिफरेंशिएशन हमें निकालना एट एक्स इक्वल टू 2। तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो हमें क्या मिलेगा, एफ डैश एच एक्स मल्टीप्लाई बाय एच डैश एक्स, और वो भी एट एक्स इक्वल टू 2 पे हमें यहाँ पे निकालना था। तो जैसे ही बच्चों 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये आएगा एफ ऑफ एच ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय एच डैश 2। देखो ये इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायरमेंट है इसकी वैल्यू निकालने के लिए। तो देखो सबसे पहले एच ऑफ 2 की वैल्यू निकालूंगा तो x बराबर 2 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूंगा, तो एच ऑफ 2 तो यहाँ हम क्लियर देख पा रहे हैं, जैसे ही 2 रखेंगे तो अंदर बन जाएगा 1, ये तो आ रहा है 0, राइट। अब एच डैश 2 निकालना है, तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो एच डैश एक्स का डिफरेंशिएशन भी काफी ईजी है यहाँ पे, 1/x यहाँ पे हो जाएगा, तो 4 माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स, देन u बाई वी, 4 माइनस एक्स का यहाँ पे होल स्क्वायर, एंड दिस इज गोइंग टू बी 4 माइनस एक्स माइनस ऑफ, अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, x को होल्ड रख के उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये आ जाएगा प्लस। देखो x से x यहाँ पे कैंसिल भी हो चुका है, तो x बराबर 2 रखना है। देखो बच्चों जैसे ही 2 रखोगे तो ये आ रहा है 2 डिवाइड बाई 2, और ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये भी आ रहा है 1, तो ये 1/2 आ रहा है, राइट। अब एच ऑफ 2 यहाँ पे 0, तो एफ डैश एक्स भी यहाँ पे करके देख लेते हैं। तो एफ डैश एक्स यहाँ पे बच्चों कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 2, ठीक है। अब ये इसकी तो वैल्यू 0 है, तो जो एफ डैश एक्स हमें निकालना है x बराबर 0 पे निकालना है, तो 0 यहां पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो एफ डैश 0 इट इज गोइंग टू बी 1/2। तो देखो ये भी 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है, तो फाइनली इट इज इक्वल टू 1/2 multiply by 1/2, 1/4 is the correct answer, and clearly we can see that answer is going to be 0.25, ठीक है। तो 0.25 बच्चों इसका क्या था, आंसर था, ठीक है। आई होप अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा, अच्छा सवाल था, ये भी आप देख सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन, लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय साइन 60 डिग्री साइन 61 डिग्री प्लस 1 डिवाइड बाय साइन 62 63, इस तरह से चल रहा है समेशन, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec 1 डिग्री डिवाइड बाय अल्फा का होल स्क्वायर। अगेन बच्चों देखो रेगुलर रूटीन वाला सवाल है, हमेशा अपन एलएन के मॉड्यूल में इसको देखे भी, कितनी बार बच्चों ने देखा भी होगा, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन अधिकतर बच्चों ने कर भी दिया होगा। देखो सबसे पहले ध्यान से देखें, साइन 1 डिग्री से मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं। अब यहां पे डिवाइड किया तो क्या बना, ये साइन 1 डिग्री, अब ऊपर में है ना, तो उस तरह से मैं लिखूंगा जिस तरह से रिक्वायरमेंट है मेरी। यहां पे साइन 1 डिग्री आएगा तो इसको बच्चों में क्या लिखूंगा, साइन 61 डिग्री माइनस ऑफ 60 डिग्री, और नीचे है साइन ऑफ 60 डिग्री एंड साइन ऑफ 61 डिग्री, प्लस यहां पे बच्चों देखें साइन ऑफ 63 डिग्री माइनस ऑफ 62 डिग्री होल डिवाइड बाय, ये आ जाएगा साइन ऑफ 62 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 63 डिग्री, और लास्ट टर्म क्या आएगी, उसको मैं लिखूंगा जो साइन 1 डिग्री होगा 119 डिग्री माइनस ऑफ 118 डिग्री होल डिवाइड बाय साइन ऑफ 118 साइन ऑफ 119 डिग्री, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो यहां पे मैं जनरलाइज करने के लिए एक बार आपको इसलिए फॉर्मूला लिख देता हूं, ये आ जाएगा, देखो साइन ऑफ a माइनस बी, और नीचे यहां इसका प्रोडक्शन जो होता है प्रोडक्ट, अगर उसको हम सिंप्लीफाई करते तो कैसा आता है, देखो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला कितना होता है, ये आता है साइन ऑफ a कॉस ऑफ b माइनस ऑफ कॉस ऑफ a साइन ऑफ b होल डिवाइड बाय साइन ऑफ a मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ b। तो देखो इसको अलग अलग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कोट b माइनस ऑफ कोट e। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद अपने पास आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे अल्फा की वैल्यू बच्चों में क्या लिख सकता हूं, 1 डिवाइड बाय साइन ऑफ 1 डिग्री। देखो पहली टर्म को बच्चों में क्या लिख पाऊंगा, देखो a माइनस बी कर रहा हूं तो कोट b माइनस कोस ये आ रहा है, तो ये आ जाएगा कोट 60 डिग्री माइनस ऑफ कोट 61 डिग्री। सिमिलरली देखिए a माइनस की तो b माइनस a लिखना है मुझे, ये आ जाएगा कोट ऑफ 62 डिग्री माइनस ऑफ कोट ऑफ 63 डिग्री। अगली टर्म बच्चों में लिखूंगा
कॉट ऑफ 64 डिग्री माइनस ऑफ कॉट ऑफ 65 डिग्री, राइट, डैश 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 डैश, और लास्ट की जो टर्म बचेगी वो कितना आ जाएगा, कॉट ऑफ 118 माइनस ऑफ कॉट ऑफ 119। अब अधिकतर बच्चों के मन में यहां पे सवाल आया होगा कि सर ये तो कैंसल आउट भी नहीं हो रहा, ये कौन सी सीरीज बनी। देखो यहां पे थोड़ा सा आईआईटी वालों ने ट्रिक खेल दिया, डायरेक्ट नहीं हो रही, लेकिन ध्यान से देखें कि अगर मैं इसको 180 माइनस पाई लिखूंगा तो ये कितना लिखा हुआ है, कॉट ऑफ 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस ऑफ कॉट थीटा होता है, राइट। तो ये कितना लिखा हुआ है, ध्यान से देखें कि सर ये लिखा हुआ है प्लस का कॉट 61 डिग्री, ये कितना लिखा हुआ है, माइनस का कॉट 62 डिग्री। तो देखो प्लस का कॉट 61 डिग्री यहां से कैंसिल आउट होना चालू हो रहा है, माइनस का कॉट 62 डिग्री यहां से कैंसिल आउट करना चाहिए। तो इसका मतलब हम देख सकते हैं सारी टर्म जो है बच्चों इस तरह से कैंसिल आउट हो जाएगी। बीच में कॉट 90 डिग्री आएगा, तो कॉट 90 डिग्री की वैल्यू तो बच्चों वैसे ही कितनी होती है, 0 होती है। तो इसमें एक ही टर्म बच जाएगी जो कि है कॉट 60 डिग्री, राइट। सो अल्फा इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय साइन ऑफ 1 डिग्री, एंड क्लियरली वी कैन सी दैट कॉट 60 की वैल्यू यहां पे बच्चों कितनी है, ध्यान से देखें। कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है कि सर ये तो tan 60 की रूट थी, ये 1/√3 के बराबर होती है, तो ये आ जाएगा 1/√3, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल्स टू cosec 1 डिग्री डिवाइड बाय √3, पूछा क्या था उस हिसाब से हमें आंसर निकालना पड़ेगा, cosec 1 डिग्री डिवाइड बाय अल्फा का होल स्क्वायर। तो cosec 1 डिग्री डिवाइड बाय अल्फा का बच्चों होल स्क्वायर करेंगे, सो आंसर इज गोइंग टू बी 3। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर था बच्चों वो कितना था, यहाँ पे 3 इज द करेक्ट आंसर, क्लियरली वी कैन सी दैट, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी अधिकतर बच्चों का सही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इंटीग्रेशन की कहानी जो है उसको बयां करता है। इफ अल्फा यहाँ पे दे रखा है, देखो लिमिट है 1/2 से 2, tan इनवर्स x इज इक्वल्स डिवाइड बाय 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एंड हमें जो वैल्यू निकालनी थी √7 टाइम्स ऑफ 10 टू अल्फा √7 डिवाइड बाय पाई इज, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो इनवर्स है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मतलब tan इनवर्स x जो वैल्यू है वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है, जो जनरल इंफॉर्मेशन हमारे पास रहती है। अब देखो ध्यान से देखो इसी क्वेश्चन को, ये दे रखा है हमें अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 से 2 tan इनवर्स x डिवाइड बाय 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस 2 dx, राइट। अब देखो इसी में मैं क्या कर रहा हूं, x बराबर 1/t सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। अब 1/t सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या हुआ, dx हमारे पास कितना आ गया, -1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर dt, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास सब्स्टिट्यूट करने के बाद अल्फा इज इक्वल्स टू लिमिट, देखो अगर x 1/2 रखूंगा तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और 2 रखूंगा तो ये 1/2 आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1/t, और यहाँ पे 1/t रखने पर देखें कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 2t स्क्वायर माइनस ऑफ 3t प्लस 2 होल डिवाइड बाई टी स्क्वायर, और dx की जगह मैं इसकी वैल्यू रख दूंगा विच इज इक्वल्स टू -1/t स्क्वायर dt। अब देखो ये कितना आ जाएगा, देखो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर तो बच्चों कैंसिल हो गया। अब जो माइनस है इसकी लिमिट को मैं क्या कर सकता हूँ, बदल सकता हूँ, इंटरचेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे फिर से कितना आया, 2 से 1/2 tan इनवर्स 1/t, और नीचे आ रहा है 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 और dt। ये हमारे देखो ये हमारी पहली इक्वेशन है, ये मेरी दूसरी इक्वेशन है, ठीक है ना। अब देखो वेरिएबल तो कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल तो वापस t को अपन यहाँ पे x सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वो सेम हो जाएगा। अब मैं पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो बच्चों पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को जैसे हम ऐड करेंगे तो LHS साइड में आएगा 2 अल्फा, देखो लिमिट सेम है तो डायरेक्ट ऐड होगा, देख सकते हैं अपन, राइट। यहाँ पे देखो 1/2 से 2 है, ये भी कितनी है 1/2 से 2, ठीक है ना। 1/2 से ये 2 लिमिट हो जाएगी क्योंकि माइनस अप्लाई करने पे ये रिवर्स हो जाती है, राइट। तो जैसे हम अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 से 2, और न्यूमरेटर में आ रहा है हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x, और यहाँ पे देखें कितना आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस 2 dx। बस इसको हमें सॉल्व करना था। तो ये देखें कि 2 अल्फा, ये तो बच्चों कितना आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x, जिसको हम देख सकते हैं, देखो x पॉजिटिव है, 1/2 से 2 है, तो ये तो π/2 हो जाएगा क्योंकि मैं cot इनवर्स x इसको लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा π/2। अब देखो इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना, ये है 1/2 से 2 हमें दे रखा है, और dx, अब इसका हमें क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस ऑफ
3/2x और +1, इसका हमें कोफिशिएंट का हाफ कितना होगा, -3/4, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9/16 को ऐड भी किया है और सब्ट्रैक्ट भी किया है, ठीक है ना। तो इसके बाद देखो 2 ये बाहर आ गया, तो 2α इज इक्वल्स टू π/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 से 2 यहाँ पे ये आ जाएगा dx, और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मिलके क्या बना रहा है, परफेक्ट स्क्वायर x माइनस ऑफ 3/4 का होल स्क्वायर, राइट। और ये देखें प्लस का कितना आ जाएगा 7/16, तो √7/4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखो ये तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है, dx ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है 1/a tan इनवर्स x/a, तो ये आ जाएगा हमारे पास π/4 1/a, तो 1/a तो आएगा √7 डिवाइड बाई 4 tan इनवर्स x/a, ये आ जाएगा x माइनस ऑफ 3/4 होल डिवाइड बाय √7 डिवाइड बाई 4, और ये हमारी जो लिमिट लग रही है वो कहाँ से कहाँ तक है 1/2 से 2, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे बच्चों सॉल्व जो है अप्रोक्स आपने कर लिया, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, सो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही, देखें अल्फा की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 2 से डिवाइड कर दिया 2√7, एंड इसको देखो 4 यहाँ पे एलसीएम लिया, तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन थी इस वाले क्वेश्चन में, 4x - 3 डिवाइड बाय √7, बस इसको बच्चों को सॉल्व करना था, जो कि देखिए 1/2 से 2 है, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल्स टू पाई डिवाइड बाय 2√7, तो एक बार 2 रखेंगे तो कितना आएगा tan इनवर्स ऑफ, ये आ जाएगा 5 डिवाइड बाय √7, और एक बार देखो 1/2 रखेंगे तो ये कितना आएगा tan इनवर्स ऑफ -1/√7, तो देखो माइनस माइनस ये बाहर प्लस हो जाएगा प्रॉपर्टी के थ्रू, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, एंड क्लियरली वी कैन सी दैट x इंटू जो y की वैल्यू है वो भी यहाँ पे लेस देन 1 है, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो अल्फा इज इक्वल्स टू पाई डिवाइड बाई 2√7 tan इनवर्स ऑफ दिस प्लस दिस 1 माइनस ऑफ मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 5/7, राइट। So finally it is equals to alpha is equals to pi divide by 2√7, और यहाँ पे जो tan इनवर्स की जो वैल्यू आ रही बच्चों वो आ रही है यहाँ पे 6 डिवाइड बाय √7 एच 7 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे देखें 3√7 आ रही, राइट। सो पाई डिवाइड बाय 2√2 tan इनवर्स ऑफ 3√7, ये हमारी अल्फा की वैल्यू निकालनी थी। देखो निकालना क्या है यहाँ पे, जो वैल्यू निकालनी थी √7 टाइम्स ऑफ tan ऑफ 2, देखो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी थी, तो जो वैल्यू है यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने देखो वैल्यू सब्सटीट्यूट की, और वैल्यू हम देख सकते हैं कितनी है, जो वैल्यू हमें निकालनी है वो है √7 tan ऑफ 2 अल्फा √7 डिवाइड बाई पाई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बच्चों रखेंगे तो √7 tan ऑफ ये आ जाएगा 2√7 डिवाइड बाई पाई, और अल्फा की वैल्यू यहाँ पे हमने सब्सटीट्यूट कर दी, अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है पाई डिवाइड बाई 2√7 tan इनवर्स ऑफ, देखो थोड़ी सी बच्चों इसमें कैलकुलेशन जरूर थी, लेकिन ये भी क्वेश्चन जो है डुएबल क्वेश्चन था, देख सकते हैं अपन, देखो अंदर इनवर्स आ रहा तो 3√7 डायरेक्ट आ गया, तो जो वैल्यू हमारे आ रही √7 मल्टीप्लाई बाई 3√7, आंसर इज गोइंग टू बी 21, तो 21 इज द करेक्ट आंसर था इस वाले क्वेश्चन का। तो ये भी क्वेश्चन डुएबल क्वेश्चन था, और आई होप अधिकतर बच्चों का यहाँ पे करेक्ट हुआ होगा, ठीक है। तो बच्चों कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि आपके कितने जो है क्वेश्चन जो है यहाँ पे सही हो रहे हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।